हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। आई एम लक्ष्मी मैम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन अगर आप देखने जाए, देयर आर ऑफ टू काइंड्स। इनडेफिनाइट करके एक नाम से पुकारते हैं, दूसरे को पुकारते हैं डेफिनाइट। तो सबसे पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो होता है वो पहला अंडरस्टैंडिंग आपको करना रहता है। तो सबसे पहले हमें समझना होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को। अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है? जैसे कि आपको पता है, एक फंक्शन अगर आपके पास हो तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, विच रीड्स द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ के रखा है, पढ़ के रखा है कि नहीं? यू नो दैट व्हाट डज दिस dy by dx मीन्स? dy by dx मीन्स द चेंज इन द वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वेरिएबल x, जहाँ की x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। अभी अगर इस चीज का एंटी डेरिवेटिव निकाला जाए तो हमें क्या मिलता पता है? इसका अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालू, if I find out the anti-derivative of this particular term dy by dx, तो मुझे मिलता है integral of that term। तो इसी को हम बोलते हैं integration of a particular function। Let fx be a function, then the collection of all its primitives is called the indefinite integral, or in other words, anti-derivative of the function fx, and is denoted by integral of f of x dx। ये है इसका notation indefinite integration का। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका आप निकालते हो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स करके। इसका डी वाई बाई डी एक्स का हम क्या निकालते हैं? एंटी डेरिवेटिव, जो कहलाता है हमारा इंटीग्रल, जो कि है क्या है वो? दैट इज द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इट्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डेरिवेटिव। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेशन ये क्या है? दिस इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब एक फंक्शन पे आप डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन करने से हमें फंक्शन मिल जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो हमें पता होने चाहिए। देखो क्या है, पहला तो आपको समझ में आना चाहिए एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड। जब मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स वी कॉल इट एज इंटीग्रैंड। ठीक है, और ये जो सिंबल है, दिस वी कॉल इट एज इंटीग्रल, द साइन ऑफ इंटीग्रल। एंड ये जो है फंक्शन, इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, इसका रिजल्टेंट हमें क्या आएगा? एंटी डेरिवेटिव आएगा। तो समझो वो कोई फंक्शन ले लेते, 5x मैंने बोला इधर, ठीक है, या तो gx बोलते, कोई भी फंक्शन आएगा ना वो भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द एंटी डेरिवेटिव। क्या हम बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव और द प्रिमिटिव और द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्योंकि एफ एक्स को इंटीग्रेट किया और जो आंसर आया उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ये बेसिक्स इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का? तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने क्या समझा? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शंस whose derivative is given and is called the anti-differentiation or the integration. It is the process of finding the functions whose derivative is given। मतलब जो आपके सामने वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, राइट? तो आप जो प्रोसेस से फंक्शन फाइंड करने जा रहे हो वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। देखो नहीं समझा, मैं बताती हूँ यहाँ पे। आपको पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन यू टेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज से एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है? 1। बट अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन निकालू तो इसका आता है इंटीग्रेशन x प्लस द कांस्टेंट। तो ये इसको मैं क्या बोलूंगी? x प्लस सी को, इसको मैं बोलूंगी प्रिमिटिव, इसको मैं बोलूंगी प्रिमिटिव, और आई कैन कॉल इट एज इंटीग्रल। It is the integral of the function. It's the integral of the function, or I would say this has derived with the help of the anti-differentiation। इसका anti-differentiation से ये मिला है। तो एक तरह से यही बात हो गई ना कि आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, इसका इंटीग्रल करो, आपको क्या मिलता? एफ ऑफ एक्स प्लस सी फॉर्म में मिलता। ये सी क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम समझेंगे इसका। इसका ये सी का डिफरेंट वैल्यू ऑफ दो डिफरेंट आपको फंक्शन मिलेंगे। समझो अगर इसी का, अगर मैं सी को 2 दूंगी तो एक्स प्लस 2, सी को 3 दूंगी तो एक्स प्लस 3, तो इसको सीरीज ऑफ मिलते हैं प्रिमिटिव्स। तो इससे हमें समझना क्या है, एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इन्फिनिटली मेनी लिख सकते हैं। देयर कैन बी इन्फिनिटली मेनी फॉर्म ऑफ इंटीग्रल बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू ऑफ द सी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव्स एंड द इंडेफिनाइट इंटीग्रल।
डेरिवेटिव यूनिक रहता है, बट इंटीग्रल जो है वो इनफाइनेटली मेनी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, गिवन डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ये देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल इज इनफाइनाइट फॉर अ गिवन फंक्शन। क्लियर है ये बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शंस whose derivative is given is called the anti differentiation and the integration। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लो, जो हमने अभी मैंने आपको समझाई कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज यूनिक बट द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। क्यों नॉट यूनिक है? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x निकालने जाओ तो आपको आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो फंक्शन मिल रहा हमें एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे सी 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, और इट कैन बी एनी। सो दैट्स व्हाई द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक बट द डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज यूनिक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने प्रोसेस फाइंड की। प्रोसेस से क्या फाइंड किया हमने? फंक्शन फाइंड किया, जिसको हम बोलेंगे एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतना अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो सिंपल सी चीज याद रखो, आपको इंटीग्रेट निकालना मतलब ये इंटीग्रेट ऐसा प्रोसेस है, एक एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, जिससे हमें फंक्शन रिगेन मिलता है, जिसके ऊपर हमने डेरिवेटिव निकाला था। मतलब हमने डेरिवेटिव को सॉल्व किया, उसका एंटी डेरिवेटिव लिया, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। तो अभी यही कंसेप्ट पे बेस हम लोग ने ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ के रखा है, तो उसी को हम लोग यूज करते हुए हर एक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन को जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिमेंबर करना होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे रिमेंबर करोगे? देखो आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के रिमेंबर करके रखे होंगे, उसका जस्ट रिवर्स जाना है आपको। आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं निकालने जाऊँ, एक्स टू द पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन प्लस वन बाहर आ गया, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन होता है, तो वन वन कट, तो ये आता ना इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन यहाँ पे कट रहा, तो ये आ रहा, इसलिए वेर एन शुडंट बी इक्वल टू माइनस वन, नहीं तो क्या होता है डिनोमिनेटर जीरो हो जाता ना, तो ये कंडीशन डिफाइन करते हैं इसलिए। तो अभी क्या बोलेंगे फिर हम लोग, अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज दिस, मतलब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ये हो गया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो मैंने बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक्स टू द पावर 3/3 लिखोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये कैसा है स्टैंडर्ड फॉर्म, पावर में प्लस वन अपॉन डिवाइड बाय द पावर, द टोटल पावर, राइट। और एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर -2 है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलता है? इसका बोलता है -2 प्लस वन होगा अपॉन -2 प्लस वन होगा प्लस सी रहेगा, जो कि देगा एक्स टू द पावर -1 बाय -1 प्लस सी, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1 बाय एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हो गया इंटीग्रल। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आपको चीजें, राइट। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है, अभी ध्यान में रह जाएगा आपको, मैंने दो एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया है बेसिक्स लेवल के, ठीक है। अभी सेकेंड वाला देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, हमें पता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? लॉग ऑफ मॉड एक्स विद बेस ई। अभी ये मॉड क्यों लगा है? बिकॉज ऑफ द डोमेन ऑफ द लॉग। लॉग का डोमेन क्या होता है? लॉग एक्स का डोमेन आपको पता है, इट्स ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो जब भी आप ये 1/x का इंटीग्रल लिख रहे हो, इसका मॉड एक्स में लो, ताकि ये लॉग फंक्शन डिफाइन हो। अगर आप रैंडमली एक्स लिख दोगे तो आप कुछ भी एक्स रियल वैल्यू बोलेंगे तो नहीं चलेगा। it can be negative also, right, but negative is not allowed, only it should be the absolute value। तो इसीलिए रियल नंबर्स अगर इसको देना है, इसका डोमेन बरकरार रखने के लिए, x को अगर रियल नंबर देना है तो log का डोमेन बरकरार रखने के लिए हमें क्या लेना होगा? log ऑफ मॉडुलस ऑफ x विद द बेस e एज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 2x, तो मैं क्या करूंगी भला, बताओ मुझे, आप सोचो क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। हमने अभी पढ़ा log x का इंटीग्रेशन 1/x, तो अभी log x के साथ तो 2x है बंदा, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2x प्लस c होगा। बट अभी क्या हो रहा है, इधर चेन आ रहा, चेन दिख रहा क्या? 2x फिर से फंक्शन है ना, और हमने चेन रूल में डेरिवेटिव में क्या सीखा कि मल्टीप्लाई करना डेरिवेटिव फिर से, बट यहाँ पे क्या होता है? रिवर्स होगा। मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स कौन? अपोजिट ऑपरेशन डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये टोटल 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, समझी बात, समझ में आई बात? तो और एक एग्जाम्पल करते हैं ना यहाँ पे, और समझने के लिए हमारे को। देखो इंटीग्रल ऑफ, समझो मैंने बोला लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बोला मैंने, इसका इंटीग्रल निकालो भला, तो आप क्या करोगे? इट्स 1 अपॉन
मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, बट कभी कभी लिखते कभी नहीं लिखते मॉड में, बट इट इज टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है। इनटू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पे ये 1/2x हम लोग नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, ये बात आपको समझनी है। क्योंकि क्या हो रहा यहाँ पे, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऐसे इंटीग्रेशन में यहाँ पे नहीं लेते, सिर्फ कांस्टेंट को ही हम लोग चेन लगाते हैं इंटीग्रेशन में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। आपको समझ में आया? और एक डिफरेंस क्या है, हम लोग देखो बताती हूँ, अगर मैं फंक्शन ले लेती हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव आप क्या करते थे, डेरिवेटिव क्या करते थे इसका 1 अपॉन लेके फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लगाते थे, ठीक है। बट अगर मुझे अभी इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा ना f मिलने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन का प्रोसेस अलग है, इसका इंटीग्रेशन का प्रोसेस अलग है, ये हमें अलग आंसर देगा, हमें ये सेम टू सेम यही देगा हमेशा, जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये वैलिड नहीं है। जब भी आप वेरिएबल ले रहे हो, वेरिएबल का चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेरिएबल फंक्शन का चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन का यहाँ पे चेंज होगा, चेन रूल होगा, जो कि हम डिवाइड करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? Hopefully you understood that what I meant to say. So now next point क्या बोल रहा है, e to the power x का डेरिवेटिव हमें e to the power x पता है, तो e to the power x का इंटीग्रल भी e to the power x प्लस c हुआ, और a to the power x अपॉन log of a to the base e का डेरिवेटिव अगर आप देखोगे a to the power x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a to the power x log a होता, तो log a कट होगा और a to the power x आएगा डेरिवेटिव, तो a to the power x का इंटीग्रल क्या हो गया भला, a to the power x अपॉन log a। ओके मतलब ये सिंपल सी चीज है, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या है, a टू द पावर x log a है, तो मुझे क्या चाहिए इसका इंटीग्रल ना, इसका इंटीग्रल आप करोगे तो a टू द पावर x log a आएगा, तभी जाके log a कटेगा ना, इसीलिए log a अपॉन में आना जरूरी है, इसीलिए a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e until unless mentioned प्लस c, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ, समझो अगर बेस ई नहीं दिया है तो आपको क्या करना होता है, बेस ई बना के ही ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि समझो आपका फंक्शन है log ऑफ a टू द बेस 2, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, इसको आप क्या करोगे, ऐसे स्प्लिट करोगे, log ऑफ a विद द बेस e अपॉन log ऑफ 2 विद द बेस e, ये 1 अपॉन log ऑफ 2 कांस्टेंट बनेगा, इसको बाजू में हटाओ, फिर इसका इंटीग्रेशन करो log ऑफ a टू द बेस e का, a टू द पावर x, सॉरी a टू द पावर x आई वुड लाइक टू से। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात, आपको क्या करना रहता है, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंशियल के लिए, बेस ई के लिए मुमकिन है, ठीक है। अगर बेस ई नहीं होता तो आपको बनाना है बेस ई, वहां पे चेंज ऑफ बेस जो आपने पढ़ा है ना लॉगरिथम का, उससे आपको बना के आगे बढ़ना है। अभी आता है ट्रिग्नोमेट्री पे, आपने पढ़ के रखा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा, ओके क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो माइनस cos x आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता cos x, बट cos x का डेरिवेटिव क्या आता माइनस साइन एक्स, तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब ये माइनस कॉस को देख रहे हो, इसीलिए क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x। अभी डायरेक्ट इस पे देख लेते हैं, अभी देखो नेक्स्ट वाला, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, मतलब secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो गया, tan x। माइनस कॉट क्यों लिया यहाँ पे डेरिवेटिव में, क्योंकि हमें पता है cot x का जो डेरिवेटिव है, cot x का जो डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये माइनस इसको दे दो ताकि यू कैन राइट कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एज माइनस कॉट x, राइट। सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है सिकेंड एक्स टैन एक्स, तो सिकेंड एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भला, सिकेंड एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है अपना, माइनस इधर क्यों लिया, माइनस इसको दे देंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें माइनस कोसेक एक्स लिखना आना चाहिए, इसीलिए माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्योंकि आपको पता है कोसेक एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बोलने जाऊँ तो मुझे माइनस में मिलता ना, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स करके, तो ये माइनस को इधर बेच के मुझे इंटीग्रल निकला है, इसीलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कोसेक एक्स, जस्ट रिवर्स करना है आपको, जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले आपको कैसे दिमाग में रखने, एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ और एक पेपर पेन लेके ये सभी फॉर्मूले खुद से आप लिखो, डेरिवेटिव कैसा और इंटीग्रेशन कैसा जा रहा, आप खुद को समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी देखते आगे, हमें पता है कि अगर मैं log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालू क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चेन रूल के हिसाब से, तो ये कॉट एक्स होता,
तो log x sin x का अगर डेरिवेटिव cot x है तो cot x का इंटीग्रल कौन हो गया, log ऑफ, देखो मॉड में लिखना, मॉड sin x, ठीक है। बट अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस माइनस से यहाँ पे माइनस माइनस लगाऊं तो माइनस को मैं पावर में भेज के क्या कर सकती हूँ पता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, देखो बताती हूँ। अभी समझो मैंने log ऑफ मॉड sin x को यहाँ पे आगे माइनस माइनस किया, ठीक है, तो एक माइनस को मैं यहाँ पे भेज दी पावर में, तो ये क्या बन जाता है, माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन मॉड साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स, तो ये माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव टैन एक्स आता है, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और ये माइनस को ऊपर भेज दो, लॉग ऑफ सिकेंट एक्स आएगा। तो ज्यादातर ये यूज होता प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सिकेंट एक्स या तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। और एक देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सिकेंट एक्स प्लस टैन एक्स निकालो, आपको सिकेंट एक्स मिलता है, क्योंकि 1 अपॉन करके फिर से इसका डेरिवेटिव लिखेंगे ना, सिकेंट एक्स बचता, तो सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये रिवर्स सिकेंट एक्स लॉग ऑफ सिकेंट एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिकेंट एक्स को 1 बाय कॉस लिखा, टैन को साइन बाय कॉस लिखा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा। हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री का, उसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं हम, किस फॉर्म में, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ये हो जाता, ठीक है। और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग ऑफ यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी करके, क्लियर है। यही नहीं, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी, हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन भी पढ़ के रखा है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाता, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता, ठीक है। और हमने पढ़ के रखा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता, इट इज 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को उधर भेज के लिखो, दैट इज माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हमने पढ़ के रखा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dx नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, dx लिखना है जरूरी है, राइट, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली और cot का भी है ना हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हम लोग cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं माइनस में, बट अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या चीज पता है, डेरिवेटिव ऑफ और क्या बच गया हमारा, और सिकेंट एक्स इनवर्स में सिकेंट इनवर्स लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है हमारा, इज 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx क्या हो गया, सिकेंट इनवर्स एक्स हो गया प्लस सी। और दूसरा अभी और एक है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस में अगर ये इधर रहेगा तो हम लोग इसका इंटीग्रल लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर, बट रिमेम्बर ओरली नहीं करना, व्हाट यू हैव टू डू इज नो पेन इट डाउन, पेन इट डाउन मतलब आप लिखो एक पेपर पे, खुद से बैठ के लिखो, व्हेन यू राइट योरसेल्फ आपका ब्रेन एनालाइज करेगा कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन में कैसे काम में लाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी भी कैसे करना है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बट उससे पहले देख लेते प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज है उसी तरह से इंटीग्रेशन के भी है, तो अंडरस्टैंड करते वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी हमने क्या समझा कि एक फंक्शन पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑपरेट होता तो फंक्शन वापस मिल जाता, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के ऊपर एंटी डेरिवेटिव करो तो हमें फंक्शन रिगेन मिलता, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू में, देखो इस तरह के आते हैं, आपने पढ़ के रखे होंगे, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर दे के रखा है,
ठीक है, इस तरह से ये इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, प्लस सी हम निकालेंगे प्रोवाइडेड द इनिशियल कंडीशन लाइक दैट। तो इस तरह से सम आते हैं, जब आप पूरा चैप्टर कवर करोगे यू विल बी इन पोजिशन टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट ये प्रॉपर्टी वहां पे लगती है, ये बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आई ना। और एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी हमारे फंक्शन को के मल्टीप्लाई रहता, मतलब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता, तो उसको हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ला सकते हैं और बचे हुए सिर्फ फंक्शन को ही इंटीग्रेट लगा सकते हैं। मतलब ये इंटीग्रल किसके ऊपर ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता फंक्शन पे। अगर फंक्शन को कोई के मल्टीप्लायर है तो के को बाहर लाके इंटीग्रल ऑपरेट करो फंक्शन पे, ठीक है। दैट इज सेइंग द प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब भी हमारे को इंटीग्रल निकालना होता है वेयर द फंक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, समझो n फंक्शंस एडिशन के फॉर्म में, तो ये इंटीग्रल हर एक को जाएगा, हर एक को इंटीग्रल जाएगा, भले वो एडिशन फॉर्म में हो या तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स टू निकालने, टू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये इंटीग्रल हर एक को जाएगा, हर एक को जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स। और जब इसका इंटीग्रेशन लिखोगे हर एक का यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले, हर एक का प्लस सी आएगा ना, बट ये हर एक को सी लिखते बैठने की जरूरत नहीं, इन सभी को मिला के कॉमन सी हम लोग लिख सकते इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ऐसे ही होता है, ठीक है, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते, सभी सी को मिला के उसका एक रिजल्टेंट लिखते। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। तो यहाँ पे क्या बच गया, आपने देख लिया कि प्लस और माइनस को इंटीग्रेशन का ऑपरेटर अप्लाई हो जाता, बट इनटू एंड डिवाइड को नहीं होता, नहीं होता अप्लाई, इसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे आपने एक चीज आपको दिमाग में लानी है कि क्या है वो, देखो बताती हूँ, एक मिनट, लेट मी अरेंज ऑफ दिस। देखो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकती, बिकॉज इंटीग्रेशन का ऑपरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नहीं जाता, डिवीजन को नहीं जाता, ना ही वो ऐसे मल्टीप्लायर को डायरेक्ट जाता, मल्टीप्लायर को डायरेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ फंक्शन को प्लस और माइनस फॉर्म में है तो उसको इंटीग्रेशन का ऑपरेटर सबको अप्लाई करते, तो इसको भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके हमें इस फॉर्म का बनाना होगा, प्लस और माइनस फॉर्म का, अगर हो सकता है तो। अगर जो भी नहीं हो रहा उसके लिए हमारे पास आगे चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके रहता, जिसमें हम लोग क्या सीखते, जिसमें हम लोग सीखते कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में है u इंटू वी है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना, ये हम लोग आगे सीखेंगे इसलिए। बट अब तक आपने क्या सीखा कि इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज पॉसिबल टू पॉसिबल टू इवैल्यूएट, ठीक है, यहाँ तक का बेसिक क्लियर है। अभी आते हैं व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इंटीग्रल इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच रीगेन अस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी के बलबूते हमने अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने गए तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आता। अभी ये सी कुछ भी हो सकता है, सी इक्वल्स टू 0 1 बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन कि क्या एक्स और वाई पुट करना, उसके हिसाब से आपको ये सी आता। तो बेसिकली होता क्या है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये ओरिजिनल फंक्शन है पैराबोला, इसको y इक्वल टू लेते हैं ना हम लोग, तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, ओरिजिन से पास होने वाला, ठीक है। अभी ये जब शिफ्ट करेंगे हम लोग कांस्टेंट सी इक्वल टू 0 तो इधर है, राइट, सी इक्वल टू 1 पैरेलल लाइन से यहाँ पे शिफ्ट करते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या होगा, पैरेलल कर्व्स का हमें रीजन दिखाता, राइट। दिस इंटीग्रेशन गिव्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, integration of a function gives what, the family of curves which are parallel to each other, which are parallel to each other, because of the fact that we understood that integral is not unique, integral is not unique। तो ये बात आपको अभी क्लियर है माइंड में कि geometrical interpretation क्या है, it's the integral of the function which is indicates the family of curves parallel to each other, hence we call the integral is not unique। तो ये हो गया हमारा all the basic set for the chapter of integrals, the initial basics, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा what is integration, what are the symbols for the integration,
What exactly the integration? It's an antiderivative, it's an anti-differentiation process, and we studied the geometrical interpretation is all about the family of curves parallel to each other. ठीक है, तो ये सब हमने सीखा, और हमने सीखा सम स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लिखना विद द हेल्प ऑफ द अप्रोच कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव अप्रोच, रिवर्स का। ठीक है, तो हमने अभी वही नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आपके ग्रेड 12 के टर्म 2 के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, इन अदर वर्ड्स एंटी डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रल निकालना, दोनों का मतलब वही है, इंटीग्रेशन करना। ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालते, एंटी डेरिवेटिव निकालते। तो मैं यहाँ पे आंसर बताने जा रही हूँ आपको। पहले का आंसर देखते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, sin 2x। तो मैं इसका इंटीग्रल निकाली हूँ ना, तो मैं i इक्वल टू ले सकती हूँ इसको, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल वैल्यू। मैं इंटीग्रल निकालने जा रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू dx लिखूंगे, दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अभी sin 2x, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, क्या है, माइनस कॉस है, माइनस कॉस ऑफ 2x आएगा, बट 2x कौन है, अगेन फंक्शन है, तो इसको डिवाइड बाय 2 आना जरूरी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया पहला। दूसरे का आंसर आप कर सकते हो क्या, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक में है हमारे को, राइट। तो आई वुड शो यू ऑन द नेक्स्ट लाइन। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मेरे पास अभी दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल था, जो कि था i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हमें निकालना था ax प्लस बी टू द पावर 2। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीका यहाँ पे बताती हूँ। एक तरीका है, राइट, डायरेक्ट पावर रूल लगाओ, इसको आप ये x के जैसे देखो, इसको आप x के जैसे देखो, आपने पढ़ा ना x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता, तो वो यहाँ पे लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर देगा ax प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया एक आंसर, दिस इज वन टाइप ऑफ आंसर। दूसरा आंसर जो स्टूडेंट्स और तरीके से सॉल्व करते हैं वो ये है कि ये इसको एक्सपांड कर सकते, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस बी स्क्वायर करके आता फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालने जाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओ तो हर एक का इंटीग्रेशन निकालेंगे, हर एक का, तीन टर्म्स है ना। अभी हमने सीखा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, प्लस प्लस अगर टर्म्स सेपरेटेड है तो उन सबको जाता है इंटीग्रल का ऑपरेटर। तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाल के इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx होता, प्लस 2ab को बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ x dx होता, प्लस इंटीग्रल ऑफ b स्क्वायर होता dx। अभी इन सब का इंटीग्रेशन लिखो, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2ab का एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर इंटू एक्स। अभी ये एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कट रहा, या अपॉन 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर एक्स। तो दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। अभी आपके थियरी एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करो या तो ऐसे सॉल्व करो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसको आप एक्सपांड करोगे ना, आपको जाके यही मिलेगा। ठीक है, प्लस सी लिखना मैं यहाँ पे भूल गई, सभी का सी मिला के कॉमन सी हम लोग लिख सकते हैं। बट अगर ये एमसीक्यू में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन देख के काम करना होगा। अगर ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन दिया है तो आपको ब्रैकेट को खोल के इंटीग्रेट करना, अगर ब्रैकेट वाले फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो डायरेक्ट ब्रैकेट को ही पकड़ के इंटीग्रेट करना। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे x की जो पावर है ना ये 1 होनी चाहिए, ये डायरेक्ट ब्रैकेट को हाथ लगाना है अगर आपको इंटीग्रेशन में, तो इधर x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर इधर x की पावर 2 आ गई तो हम लोग ये अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, चेन ऑफ फंक्शन बनता है। चेन ऑफ फंक्शन हमें अलाउड नहीं है इंटीग्रेशन में, हमने सिर्फ कांस्टेंट को अलाउड है चेन करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। क्लियर है चीजें। अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको, ये फंक्शन है आपका, इसका इंटीग्रल निकालते हैं फिर हम लोग। इट इज लाइक इंटीग्रल ऑफ 4e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये 4 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, राइट। इसका इंटीग्रेशन लिखो, e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर अपॉन 3 आएगा, चेन रूल, 3x है ना, चेन रूल, प्लस x और दोनों का मिलाकर कांस्टेंट c लिख दिया, फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है देखो आपके लिए, ये वाला, इसका कैसे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू में दिख रहा,
इनटू में अगर फंक्शन रहता तो डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। इसको आप ऐसे मत करना, ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, नहीं कर सकते, राइट। इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को ऐसे ही रख के एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लिया। अभी सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कट, इसको इंटीग्रेशन आ रहा वन डी एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। और एक देख लेते हैं, देखो और एक एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे कैसा है, सिकेंड स्क्वायर एक्स है न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है। तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जब भी डिवीजन और इनटू में आता है आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। सिकेंड स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये है डी एक्स। अभी इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर न्यूमेरेटर में जाता और कॉस स्क्वायर आता डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाता, ये बन जा रहा tan स्क्वायर एक्स dx। बट tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, हमने पढ़ के रखा tan x का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है जो कि है tan x। तो tan स्क्वायर एक्स का नहीं है तो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले ले, इसको लिखे वन प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स dx करके। ठीक है, तो वन का इंटीग्रेशन लिखो, फिर वन का इंटीग्रेशन x, सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, ऐसे आता है ये इंटीग्रेशन। समझ में आया। तो जब भी आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हमेशा दिमाग में डेरिवेटिव लाते जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। आपको जो इंटीग्रेशन निकालने के लिए फंक्शन आया उसको थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचो कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है तो कैसे आता। इसका पहला फंक्शन क्या था, जिसका डेरिवेटिव था वो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव ये आता। ऐसे आपको सोचना है। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन एक्स होता। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता, और कॉस एक्स का उधर डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। तो ऐसे आपको दिमाग में ये ओरली फिट हो जाना चाहिए, तब जाके आप इंटीग्रेशन के सम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर इनिशियल सेशन जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था। इसके आगे मैं भी आऊंगी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो सभी अभी है हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करते करते पूरा चैप्टर आसानी से कवर करेंगे, जो आपके क्लास 12 के टर्म 2 में बहुत ही फायदेमंद होगा। So that's it for this session. I would meet you in the next video, but meanwhile do not forget to like the session and share it with your friends who are also writing the term 2 written examination for their class 12, and subscribe to my YouTube channel